हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी वर्ल्ड। आज हम लोग देखते हैं वर्षा की या वृष्टि की जो कटिबंधीय वितरण है। ठीक है, वृष्टि के बारे में हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। वृष्टि क्या है, उसके कितने प्रकार हैं, ठीक है, और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब आज हम लोग देखेंगे भूतल पर जो वृष्टि है उसका कटिबंधीय वितरण क्या है, कि किस कटिबंध में वृष्टि किस प्रकार से पाई जाती है। ठीक, तो सर आइए शुरुआत करते हैं। जो पेटरसन के अनुसार जो वृष्टि है उसकी 7 प्रमुख पेटियाँ पाई जाती हैं। ठीक, पेटरसन कौन है? ये आपके एक भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने ये बताया है कि पृथ्वी की सतह पर 7 आपकी वर्षा की पेटियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली आपकी है भूमध्य रेखीय पेटी। ठीक है, अब भूमध्य रेखीय पेटी का जो विस्तार हो कहाँ है? इसका जो विस्तार है भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण 10 अंश तक। ठीक, जैसे ये आपका पृथ्वी है, ये आपकी भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा से 10 अंश उत्तर। ठीक है, ये आपका 10 अंश उत्तर और 10 अंश दक्षिण। ठीक है, 10 अंश दक्षिण, इन दोनों के बीच वाली जो स्थिति, ये वाली स्थिति, ठीक है, ये आपकी क्या है? भूमध्य रेखीय पेटी कहलाती है। ठीक है, अब इसकी स्थिति जो है, अब वृष्टि की यह पेटी क्या होती है? वर्ष भर में विषुवत रेखा के दोनों ओर स्थानांतरित होती रहती है। ठीक, स्थानांतरण का मतलब क्या है? ठीक है, जैसे आपकी ये पेटी है, भूमध्य रेखा है, 10 अंश उत्तर 10 अंश दक्षिण, तो ये पेटी दोनों ओर क्या होगी? स्थानांतरित होती है। स्थानांतरित होने का मतलब क्या है भाई? जैसे जब उत्तरी गोलार्ध में या 21 जून, जब 21 जून की स्थिति जब आती है तो ये पेटी क्या होती है? ये उत्तर की ओर खिसक जाती है। ठीक है, ये 0 अंश से 10 अंश, शून्य ये जो क्या है आपकी 5 अंश से 15 अंश उत्तर की ओर। ठीक है, 5 अंश दक्षिण से 15 अंश उत्तर की ओर। और जब ये क्या होगी 22 दिसंबर की स्थिति आएगी तो यही पेटी क्या होगी? 5 अंश उत्तर से 15 अंश दक्षिण की ओर। ठीक है, तो जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु होगी तो ये क्या होगी? उत्तर की ओर खिसक जाएगी। जब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु होगी तो ये दक्षिण की ओर खिसक जाएगी। ठीक है, इसी को कहा जाता है भूमध्य रेखीय पेटियों का खिसकाव। ठीक है, या स्थानांतरण। अब इस पेटी के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? ठीक, तो इसमें सबसे पहला जो है वह क्या है? दक्षिण अमेरिका का अमेजन घाटी है, मध्य अमेरिका के वायु अभिमुखी तटवर्तीय क्षेत्र हैं, अफ्रीका की कांगो बेसिन का मध्यवर्ती भाग है, और न्यू गिनी, फिलीपींस एवं मेडागास्कर के पूर्वी तटीय भाग हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए मेडागास्कर के पूर्वी तटीय भाग हैं। इसके अलावा इस पेटी की विशेषता क्या है? ये पेटी क्या है? अन्य सभी पेटियों की अपेक्षा अधिक वर्षा प्राप्त करती है। ठीक है, इस पेटी में अन्य सभी पेटियों की अपेक्षा क्या होती है? अधिक वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा पर क्या है? ये जो आपकी स्थिति है, इस क्षेत्रों में तापमान क्या है? सबसे अधिक है। ठीक है, तापमान सर्वाधिक है, और सर्वाधिक होने के साथ साथ यहाँ पर वाष्पीकरण भी क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है। वाष्पीकरण भी अधिक हो रहा है, तापमान भी अधिक है, और जिसके कारण क्या होती है? वर्षा भी अधिक होती है। ठीक है, अब अगला जो इसकी विशेषता है वो क्या है? अधिकांश वृष्टि व मंडलीय अस्थिरता के कारण प्रतिदिन दोपहर के आसपास संवहन धाराओं द्वारा कपासी तथा कपासी वर्षी मेघों द्वारा मूसलाधार होती है। ठीक है, मेघों के बारे में आप पढ़ चुके हैं, कपासी मेघ क्या है, कपासी वर्षी मेघ क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है? संवहन धाराएं क्या हैं। तो जैसे संवहन धाराओं का मतलब है ये कोई आपका स्थल है। ठीक है, या इसको मान लीजिए भूमध्य रेखीय पेटी है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश ऊपर से जब पड़ा, ठीक है, तो ऊपर से सूर्य का प्रकाश पड़ने के बाद ये यहाँ पर जो जल भाग है वो क्या होगा? गर्म होगा, और गर्म होकर ये क्या होगा? ऊपर उठेगा। ठीक है, जब ये जलवाष्प में बदलेगा तो ऊपर उठेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर हवाएं क्या है? क्षैतिज संचलन नहीं पाया जाता है। हवाएं ना तो पूरब से पश्चिम जा रही हैं, ना ही पश्चिम से पूरब जा रही हैं। ठीक है, तो हवाएं क्या होती हैं? गर्म होकर सीधा ऊपर उठती हैं, ऊपर जाकर यहीं पर ठंडी होंगी, और ठंडी होकर फिर सीधा नीचे की ओर आकर वर्षा कर देंगी। इसी को संवहन धारा कहा जाता है। ठीक है, अब अगला क्या है? वृष्टि जो होती है वो मेघ गर्जन और विद्युत चमक के साथ होती है। ठीक है, मेघ गर्जन और विद्युत चमक के साथ क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर जो आपका बादल बनता है वो कौन बनता है?
जब संवहनीय वर्षा हो रही है, प्रतिदिन हो रही है, तो आपका कपासी वर्षी बादल, ठीक है। तो कपासी वर्षी बादल कौन से हैं आपके? ये हैं क्यूमुलोनिम्बस, ठीक है। क्यूमुलोनिम्बस जो बादल बनेगा आपका, ये क्या, ये जब इनसे वर्षा होती है तो हमेशा क्या होगी, मेघ गर्जन और विद्युत चमक के साथ तड़ित झंझा के रूप में होती है, ठीक है। अगली जो स्थिति हो क्या है, प्रतिदिन तीसरे पहर तड़ित झंझा से घनघोर वर्षा होती है, किंतु रात में आकाश क्या होगा, स्वच्छ होता है। क्यों भाई? देखिए, सुबह धूप निकली, धूप के कारण तापमान अधिक हुआ, और अधिक तापमान के कारण होगा क्या, वाष्पन अधिक होगा, ठीक है। वाष्पन जब अधिक होगा तो अधिक वाष्पन के कारण ये ऊपर जाकर ठंडा होगा, ठंडा होकर नीचे बारिश कर देगा, और जब बारिश कर देगा, अब जलवाष्प वायुमंडल में रह ही नहीं है तो बादल कहाँ से रहेगा, बादल समाप्त हो जाएगा, और जब बादल समाप्त हो गया तो रात में आकाश क्या हो जाएगा आपका, स्वच्छ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद महाद्वीपों के पूर्वी तटवर्ती भाग, जो महाद्वीप है उनके पूर्वी तटवर्ती भाग में पश्चिमी भागों की अपेक्षा अधिक मात्रा में तथा अधिक लंबी अवधि तक वर्षा होती है। ऐसा क्यों? ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका कोई महाद्वीप है, ये इसका पूर्वी भाग है और ये इसका पश्चिमी भाग है, ठीक है। अब इसका कहने का तात्पर्य इस भाग में वर्षा क्या होगी, अधिक होगी, यहाँ पर अधिक वर्षा होगी और यहाँ पर क्या होगी, कम वर्षा होगी। उसके पीछे कारण क्या है भाई, अधिक और कम वर्षा होने के पीछे कारण क्या है? तो अधिक और कम वर्षा होने के पीछे कारण ये है कि देखिए, जो आपकी ये भूमध्य रेखीय पेटी है, इसके ठीक ऊपर कौन सी हवाएं चल रही हैं, व्यापारिक हवाएं, जो पूरब से उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका समुद्र है, इस समुद्र से जो हवाएं उठेंगी, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, ये आपका पूर्वी क्षेत्र है, ये आपका पश्चिमी क्षेत्र। तो यहाँ पर जो समुद्र है, इस समुद्र से जब हवाएं उठेंगी तो आएंगी यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या कर देंगी, वर्षा कर देंगी, ठीक है। थोड़ा बहुत तो इस पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर हवाएं क्या हैं, ये पश्चिम क्षेत्र, तो हवाएं इस दिशा में जा रही है, इसलिए इस क्षेत्र में यहाँ पर तापमान, यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। तो यहाँ पर आर्द्रता अधिक होगी, यहाँ पर आर्द्रता कम होगी, यही कारण है पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा अधिक होगी और पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा कम होगी, ठीक है। देखिए, कहने का तात्पर्य तो ये कि यहाँ पर जो भी वर्षा हो रही है वो समान धाराओं के माध्यम से हो रही है, ठीक है। समान धाराओं के माध्यम से तो हो रही है, लेकिन इस पर कुछ न कुछ व्यापारिक हवाओं का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और इन व्यापारिक हवाओं के प्रभाव के कारण ही पूर्वी भागों में अधिक वर्षा और पश्चिमी भागों में कम वर्षा हो जाती है, ठीक। और इसमें जो है अगली जो स्थिति है क्या है, जून से अक्टूबर तक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक होती है। जो वर्षा होती है वो सबसे ज़्यादा जून से अक्टूबर तक होती है। क्यों? क्योंकि जून से अक्टूबर तक की स्थिति जो होती है उसमें इस पेटी में तापमान सर्वाधिक होता है, और सर्वाधिक तापमान के कारण यहाँ पर वाष्पन सर्वाधिक होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ की स्थिति क्या है, ये वर्षा अधिक होती है। अगला क्या है, वर्षा ऋतु के प्रारंभ तथा अंत में पश्चिमी एवं मध्य अमेरिका में टार्नेडो तथा प्रबल झंझावातों से घनघोर वृष्टि होती है, ठीक है। जब वर्षा ऋतु आरंभ होती है तो इसके आरंभ और अंत में पश्चिमी एवं मध्य अमेरिका, ठीक है, जो आपका अमेरिका है उसमें पश्चिमी एवं मध्य अमेरिका, ठीक है। जैसे ये आपका मान लीजिए उत्तरी अमेरिका वाला हिस्सा है, ठीक, और ये आपका मध्य अमेरिका, फिर ये आपका दक्षिणी अमेरिका है। ये आपका जो पश्चिम अमेरिका है और ये आपका मध्य अमेरिका वाला हिस्सा है, ठीक। भूमध्य रेखा कहाँ से गुजर रही है, यहाँ से गुजर रही है। जब भूमध्य रेखा यहाँ से गुजर रही है तो इसके ऊपर ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इसमें क्या है, ये दोनों ही आपके भूमध्य रेखीय पेटी के अंतर्गत आएंगे, ठीक। अब इसमें इस वाले हिस्से में और इस वाले हिस्से में कौन सी वर्षा हो रही है, टार्नेडो और प्रबल झंझावातों से। टार्नेडो क्या है, ये एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो इसी समुद्री भाग से उठता है और यहीं पर क्या कर देता है, वर्षा कर देता है, ठीक है। अब अगली जो पेटी वो कौन सी आपकी, सन्मार्गी पवनों की पेटी, जिसे आप ट्रेड विंड कहते हैं या जिसे व्यापारिक पवनें भी कहा जाता है, ठीक है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो भाई जो आपकी भूमध्य रेखीय पेटी है ये आपकी 10 अंश तक भूमध्य रेखीय पेटी हो गई, ठीक। अब इस 10 अंश से ऊपर 20 अंश तक, 10 अंश से 20 अंश तक अक्षांशों के बीच में दोनों गोलार्धों में, दक्षिण में भी और उत्तर में भी,
इसके बीच का जो क्षेत्र है ये वाला, ठीक है, ये वाला क्षेत्र आपका क्या होगा, सन्मार्गी पवनों की पेटी कहलाता है। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या है, विश्व के अधिकांश जो मरुस्थल हैं इसी पेटी में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं। ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा अभी हमने आपको बताया। जैसे हम लोग देखते हैं, ये आपका क्या है, ग्लोब है। ठीक, ये आपका पूर्वी हिस्सा है, ये पश्चिमी हिस्सा है। ठीक है, ये आपकी 10 अंश उत्तर और दक्षिण है, ये 20 अंश उत्तर और दक्षिण है। अब इसमें हवाएं क्या चल रही हैं, पूरब से पश्चिम की ओर, यहाँ पर भी पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक, तो यहाँ पर जो हवाएं हैं वो क्या करेंगी, इस क्षेत्रों से, समुद्रों से क्या करेंगी, जलवाष्प एकत्रित करेंगी, जलवाष्प ग्रहण करेंगी और इसमें वर्षा करती हुई चली जाएंगी। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या कर देंगी, इनके अंदर जो आर्द्रता होगी वो समाप्त हो जाएगी दोनों। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ पर आते आते इनके अंदर जो आर्द्रता वो समाप्त हो जाएगी, तो वर्षा नहीं कर पाएंगे, और जब वर्षा नहीं कर पाएंगे तो उसके माध्यम से क्या होगा, मरुस्थलों का विकास हो जाएगा। ठीक, अब अगली जो इसकी कंडीशन क्या है, ग्रीष्म काल में धरातल अधिक सूर्यातप के कारण अधिक गर्म हो जाता है, परिणाम स्वरूप वायु में संवहन धाराओं का निर्माण हो जाता है और मानसूनी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, गर्मी का मौसम होगा, आप देखते हैं 21 जून की स्थिति में क्या है, सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है और कर्क रेखा कितना है, 23 डिग्री देशांतर, 23 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, वो भी उत्तरी अक्षांश रेखा। अब जून के महीने में क्या है, सूर्य जब यहाँ पर चमक रहा है तो एक तरह से विषुवों को जो निर्माण होगा वो 23 अंश अक्षांश पर हो जाएगा। सर्वाधिक तापमान 23 अंश अक्षांश पर होगा, और जब सर्वाधिक तापमान है तो तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पर जो जलवाष्प होगा वो गर्म होकर ऊपर उठ जाएगा, और ऊपर होकर तुरंत ही जब ऊपर जाकर ठंडा होगा, ठंडा होकर नीचे वर्षा करने लगेगा, और कुछ इसमें व्यापारिक पवनों का भी प्रभाव हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर मानसूनी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। समुद्री स्थलों पर क्या होगा, जलवाष्प बनेगी, वो जलवाष्प ऊपर उठेगी, व्यापारिक हवाओं के प्रभाव से बगल में आकर वर्षा कर देंगे। ठीक, तीसरी कंडीशन क्या है, ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो आपकी सन्मार्गी पवनों की पेटी है 10 अंश से 20 अंश अक्षांश का जो क्षेत्र है उसमें ग्रीष्म ऋतु में या गर्मी के महीने में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगली जो आपकी है मानसूनी हवाओं की पेटी है। मानसूनी हवाओं की पेटी का जो विस्तार वो कहाँ है, इस पेटी का विस्तार जो है वो आपका 20 अंश से 40 अंश अक्षांशों के मध्य, 0 अंश, 10 अंश, 20 अंश और इस 20 से 40। ठीक है, 20 से 40 के बीच का हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा आपका जो है, ठीक, इस वाले हिस्से में क्या होगी, ये आपकी मानसूनी हवाओं की पेटी कही जा रही है। क्यों मानसूनी हवाओं की पेटी कही जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा हो रही है वो मानसून के कारण हो रही है, किसी भी प्रकार की यहाँ पर संवहनीय वर्षा नहीं हो रही है। यहाँ क्या होता है, विस्तृत क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है। और मानसून क्या है, मानसून का मतलब है, मानसून ऐसी हवाएं हैं, ठीक है, मानसून इसके पहले आप पढ़ भी चुके हैं, मानसून ऐसी हवाएं हैं जो क्या करती हैं, सागर की ओर से स्थल की ओर चलने वाली एक स्थानीय हवा है। ठीक है, और इस हवा द्वारा जब सागर तट पर जलवाष्प ग्रहण किया जाएगा और स्थल भागों पर लाकर यहाँ पर वर्षा कर दी जाएगी, ठीक है, तो इसी को मानसून कहा जाता है। अब इसकी अगली विशेषता क्या है, लगभग संपूर्ण वृष्टि ग्रीष्म काल में 4-5 महीने में ही प्राप्त होती है। ठीक है, गर्मी के महीने में ही सारी वर्षा हो जाती है, ठंडी में यहाँ पर कोई वर्षा नहीं होती है। शीत ऋतु क्या होती है, शुष्क और अर्ध शुष्क होती है। कभी कभी यहाँ पर शीत ऋतु में कुछ छिटपुट वर्षा भले हो जाए, नहीं तो ये शीत ऋतु क्या होती है, शुष्क होती है। अगला क्या है, यहाँ कभी कभी लंबी अवधि वाली अतिवृष्टि अथवा अनावृष्टि से घोर संकट उत्पन्न हो जाता है। ठीक, लंबी अवधि वाली अतिवृष्टि का मतलब क्या है, जब मानसून काफ़ी तेज होता है, ठीक, तो ये हवाएं जो होती हैं यहाँ पर यदि उष्ण वाताग्र का निर्माण हो गया, ठीक है, उष्ण वाताग्र का अगर निर्माण हो गया तो यहाँ पर क्या होगी, हवाएं जो होंगी वो यहाँ पर जो वर्षा होगी वो क्या होगी, अधिक लंबे समय तक होगी, और अधिक लंबे समय तक वर्षा जब होगी तो उसके कारण अतिवृष्टि हो जाएगी, जिससे बाढ़ आदि की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक, अगली जो हम लोगों की पेटी वो क्या है, पछुआ पवन की पेटी, जिसे वेस्ट विंड बेल्ट कहा जाता है। ठीक है, पछुआ पवन पेटी
जो है उसका विस्तार कहाँ तक है, इसका जो विस्तार है दोनों गोलार्धों में 40 अंश से 60 अंश अक्षांशों के बीच, ठीक है। और इसमें वर्ष भर क्या होता है, प्रत्येक माह में वर्षा होती है। ये ऐसी पेटी है, अब तक सबसे पहले कहाँ थी, विषुवत रेखीय जो पेटी थी वहाँ पर सबसे अधिक वर्ष भर वर्षा होती थी। उसके बाद दूसरी जो पेटी ऐसी है जिसमें वर्ष भर वर्षा हो रही है तो क्या है, पछुआ पवनों की पेटी, ठीक है। इसमें शीतकाल में क्या होती है, चक्रवातों की संख्या अधिक होने के कारण चक्रवातीय वर्षा होती है अथवा वाताग्री वृष्टि होती है, जिसका प्रभाव किस पर पड़ता है, पश्चिमी तटीय क्षेत्रों पर अधिक पड़ता है। क्यों पश्चिमी तटीय क्षेत्रों पर अधिक इसलिए पड़ता है क्योंकि हवाएं क्या है, पश्चिम से चल रही हैं, और पश्चिम चल रही है तो आर्द्रता पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर ये जब स्थल भागों पर पहुंच रही है तो यहीं पर क्या करेंगी, वर्षा करेंगी, इसलिए इसका प्रभाव पश्चिमी तटीय क्षेत्रों पर अधिक होगा। अगला क्या है आपका, ग्रीष्म काल में वायुमंडलीय अस्थायित्व के कारण भारी वर्षा होती है, ठीक है। जब वर्षा क्या होती है, लगभग प्रत्येक माह में होती है। शीतकाल में जो वर्षा होती है वो चक्रवातों और वाताग्रों के माध्यम से होती है, और ग्रीष्म काल में जो वर्षा होती है वो वायुमंडलीय अस्थायित्व के कारण होती है। वायुमंडल में अस्थायित्व उत्पन्न हो जाता है। अस्थायित्व उत्पन्न होने का मतलब कहीं पर गर्मी अधिक हो गई तो कहीं पर ठंडी हो गई, गर्मी और ठंडी के कारण यहाँ पर दाब प्रवणता का विस्तार हो गया। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जब हवाएं चलेंगी तो हवाएं अपने साथ जो आर्द्रता होगी निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों में ले जाकर वर्षा कर देंगी। इसके बाद अगला है आपका, महासागरीय प्रभाव वाले क्षेत्रों में अधिक वर्षा पतझड़ व शीतकाल में होती है। जहाँ पर महासागर है, ठीक है, और ये महाद्वीप है तो महासागरों वाले भागों में अधिक वर्षा होगी। जाहिर सी बात है, महासागरों पर अधिक वर्षा होती है, महाद्वीपों पर कम वर्षा होती है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, ठीक। अब इसमें जो अधिक वर्षा होती है वो पतझड़ व शीतकाल में होती है, ठीक है। यहाँ पर जो सबसे अधिक वर्षा होगी वो ठंडी के मौसम में या पतझड़ के महीने में होगी, गर्मी के महीने में यहाँ पर कम वर्षा होती है। अगली विशेषता क्या है, महाद्वीपों के आंतरिक क्षेत्रों में, जो महाद्वीप का आंतरिक क्षेत्र है, कहीं शीतकाल में तो कहीं ग्रीष्मकाल में अधिक वर्षा, किंतु ग्रीष्मकालीन वृष्टि का औसत शीतकाल से अधिक होता है, ठीक। महाद्वीपीय वाले क्षेत्र जैसे महासागर महाद्वीप, यहाँ पर जो वर्षा होगी कुछ क्षेत्रों में ठंडी में होगी, कुछ क्षेत्रों में गर्मी में होगी, लेकिन जो गर्मी में वर्षा हो रही है उसकी जो मात्रा है ठंडी में होने वाली वर्षा की मात्रा से अधिक है। और जो सबसे कम वृष्टि हो रही है वो कब हो रही है, बसंत काल में। बसंत ऋतु में यहाँ इस पेटी में सबसे कम वर्षा होती है, और इस मौसम में स्वच्छ आकाश तथा तेज शुष्क हवाएं इसकी विशेषता है, ठीक। अगली जो आपकी पेटी है वो क्या है, भूमध्य सागरीय पेटी है। खूब नाम सुनते हैं भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागर है क्या चीज़, ठीक है। तो इसका जो विस्तार है ये लगभग पछुआ पवन की पेटी में ही आता है, ठीक। तो इसका जो विस्तार है वो महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर 30 अंश से 40 अंश अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, ठीक है। और पछुआ पवन की पेटी कहाँ है, 40 अंश से 60 अंश तक है। और जो आपकी मानसूनी पेटी है वो क्या है, 20 अंश से 30 अंश है, ठीक। अब इसके अंतर्गत क्या है, भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्र, भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्र, उसके बाद कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी भाग सम्मिलित है, ठीक। ये ऐसी पेटी है जो स्पष्ट नहीं है कि हाँ इसी में ही पाया जाए। इसके कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो इसमें ना होते हुए भी इसमें पाए जाएं, लेकिन ज़्यादातर जो इसका हिस्सा है वो 30 अंश से 40 अंश अक्षांशों के बीच में ही पश्चिमी किनारे पर पाया जा रहा है। बाकी जो पेटियाँ थी वो संपूर्ण क्षेत्र में पाया जा रहा था, वो पूर्वी और पश्चिमी दोनों किनारों पर। लेकिन भूमध्य सागरीय पेटी एक ऐसी पेटी है जो केवल महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ही पाया जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। वो भी कहाँ, 30 अंश से 40 अंश अक्षांशों के मध्य, ठीक। अब इसके बाद क्या है, ये सभी प्रदेश किस में वर्षा प्राप्त करेंगे, जो आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश है ये सभी प्रदेश शीत ऋतु में पछुआ पवनों की पेटी तथा ग्रीष्म ऋतु में व्यापारिक पवनों की पेटी में आ जाते हैं, ठीक है। और इन प्रदेशों में शीतकाल में साधारण वृष्टि होती है, ग्रीष्मकाल में क्यों नहीं होगी, क्योंकि ग्रीष्मकाल में पहली चीज़ क्या है, ये पश्चिम दिशा में है, और जब यहाँ पर पूर्व दिशा से व्यापारिक पवनें आएंगी तो यहाँ तक आते आते इनकी वर्षा की जो क्षमता होगी वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। इसलिए ये जो वर्षा प्राप्त करते हैं वो शीत ऋतु में ही वर्षा प्राप्त करते हैं। वर्षा जो होती है वो प्रायः शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होती है, ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु शीतल तथा छोटी होती है, यहाँ पर गर्मी की जो मात्रा है वो बहुत कम होती है और बहुत गर्मी नहीं पड़ती है, ठीक। अगला जो है वो आपका है स्टेप्स प्रदेश। वर्षा की इस पेटी में क्या है, भूमध्य सागर के निकट स्थित दक्षिण पूर्वी रूस, तुरान, अनातोलिया तथा अन्य पठार सम्मिलित हैं, ठीक है। अब दक्षिणी गोलार्ध में मध्य अक्षांशों में स्थलखंड अत्यधिक सीमित होने से स्टेप्स का अभाव पाया जाता है।
इसकी विशेषता ये है कि जो आपका स्टेप प्रदेश है वो केवल और केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाएगा, वो भी कहाँ पर, जो आपका भूमध्य सागर के निकट का क्षेत्र है, जिसमें दक्षिणी पूर्वी रूस है, तुरान है, अनातोलिया है और उसके आसपास के जो पठार हैं। ठीक है, अब इन क्षेत्रों में क्या है, पछुआ पवन की पेटी में स्थित है। जलवायु का संशोधित रूप मिलता है, जो पछुआ पवन की पेटी के जलवायु उसी का संशोधित रूप इसमें मिलता है। बहुत ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस जो आपका उसमें है वही चीज़ें इसमें बस थोड़ा सा परिवर्तन होगा। ठीक, आइए देखते हैं वो परिवर्तन क्या है। इसमें क्या है, ग्रीष्म ऋतु में शुष्क होती है। पछुआ पवन की पेटी में क्या था, दोनों ऋतुओं में वर्षा होती थी, ग्रीष्म ऋतु में भी शीत ऋतु में भी, और ग्रीष्म ऋतु में वर्षा शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होती थी। लेकिन स्टेप्स प्रदेश में क्या है, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती है। वर्षा जो होती है वो बसंत ऋतु में चक्रवातों के आगमन से थोड़ी मात्रा में होती है, और शीतकाल में हिमवृष्टि को तेज ठंडी हवाएं धरातल से उड़ा ले जाती हैं। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। तो यहाँ पर जो वर्षा होगी वो बसंत ऋतु में होती है, शीतकाल में कुछ हिमवृष्टि होती है, लेकिन तेज हवाएं इसको क्या कर देती हैं, धरातल से उड़ा ले जाती हैं। तो यहाँ पर जो अगर आप देखेंगे जो वर्षा हो रही है वो बसंत ऋतु में ही हो रही है। ठीक है, अब अगला जो है आपका वो ध्रुव प्रदेश है, पोलर रीजन। ये एक इनका विस्तार कहाँ, दोनों गोलार्धों में 60 अंश से 90 अंश अक्षांशों के मध्य ध्रुव प्रदेश स्थित है। मतलब 60 अंश 30 मिनट से 90 अंश अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या है, आपका ध्रुव प्रदेश है। और इसमें क्या है, ये प्रदेश आपका ध्रुव प्रदेश कहलाता है। और इसमें वर्ष भर तापमान जो होता है हिमांक से नीचे रहता है, अर्थात वर्ष भर यहाँ पर जो तापमान होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होता है। और प्रति चक्रवातीय दशाओं के कारण बहुत थोड़ी वृष्टि हिमवृष्टि के रूप में होती है। ठीक है, यहाँ पर जो भी वर्षा होगी वो हिम वर्षा के रूप में होगी। ठीक है, जिसे स्नोफॉल कहा जाता है। और अधिकांश वृष्टि वर्ष के गर्म महीनों में चक्रवातों के द्वारा ही होती है। ठीक, मतलब प्रति चक्रवातों के द्वारा कुछ वृष्टि होगी वो क्या होगी, हिमवृष्टि के रूप में होगी, और जो कुछ जल वर्षा के रूप में होगी वो क्या होगी, गर्म महीनों में चक्रवातों के द्वारा ही होगी। ठीक है, अब वृष्टि के कटिबंधीय वितरण की विशेषताएं देखते हैं हम लोग, क्या क्या विशेषता है। ठीक, इसमें जो सबसे पहली विशेषता वो क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से 10 अंश उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित पेटी में दक्षिणी गोलार्ध की इसी पेटी की अपेक्षा अधिक वृष्टि होती है। जो हमने क्या पढ़ा है, भूमध्य रेखीय पेटी। भूमध्य रेखीय पेटी कहाँ है, 10 अंश उत्तर से 10 अंश दक्षिण के बीच का जो क्षेत्र ये क्या है, आपका भूमध्य रेखीय पेटी है। लेकिन इसमें जो वर्षा होती है वो बराबर होनी चाहिए, क्योंकि एक समान पेटी है, इसमें सर्वाधिक। लेकिन इसके उत्तरी हिस्से में, भूमध्य रेखा से उत्तर वाला जो हिस्सा है, इसमें वर्षा की मात्रा अधिक होती है दक्षिण वाले की अपेक्षा। ठीक है, अब उसको देखते हैं कि उसके कारण क्या है। तो इसका जो मुख्य कारण वो क्या है, डोलड्रम पेटी का वर्ष भर भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित होना। जो आपकी डोलड्रम पेटी है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में ही स्थित होती है, क्योंकि इस क्षेत्र में क्या है, स्थल भाग अधिक है, जिसके कारण तापमान अधिक होता है। ठीक है, और तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पर हवाएं उस तरह चल नहीं पाती हैं, और डोलड्रम की पेटी हमेशा उत्तर भूमध्य रेखा के उत्तर में ही स्थित होती है। ठीक, दूसरी क्या है, प्रत्येक गोलार्ध में 40 अंश से 60 अंश अक्षांशों के बीच, ठीक है, 60 अंश अक्षांशों के बीच वृष्टि की दूसरी उच्चतम पेटी पाई जाती है। सबसे उच्चतम पेटी कौन सी है आपकी, तो आपकी क्या है, भूमध्य रेखीय पेटी। उसके बाद जो दूसरी सबसे उच्चतम पेटी वो क्या है, 40 अंश से 60 अंश अक्षांशों की पेटी। और ये कौन सी पेटी है, पछुआ पवन पेटी है। ठीक है, इसी में सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखीय में है, उसके बाद पछुआ पवन की पेटियों में सबसे अधिक वर्षा पाई जा रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पछुआ हवाओं से साल भर वर्षा होती है, और वर्षा की इस पेटी में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में अधिक वर्षा होती है। भूमध्य रेखीय पेटी में उत्तरी गोलार्ध में 0 से 10 अंश में अधिक वर्षा हो रही थी, वहीं आपकी पछुआ पवन की पेटियों में, ठीक है, जो वर्षा अधिक हो रही है वो दक्षिणी गोलार्धों में हो रही है, क्योंकि वहाँ पर महासागरीय भाग अधिक है, और अधिक महासागरीय भाग होने के कारण जो वाष्पन हो रहा है अधिक होगा, और अधिक वाष्पन जहाँ पर होगा वर्षा भी अधिक वहीं होगी। इसके बाद अगला क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग की अपेक्षा क्या है, स्थल भाग की अधिकता है के बावजूद दोनों गोलार्धों में वर्षा की औसत समानता पाई जाती है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक है और दक्षिणी गोलार्ध में स्थल भाग कम है, जल भाग अधिक है।
इस अपेक्षाता क्या होना है, मान लीजिए आपका भूमध्य रेखा, इसके उत्तर में स्थल भाग अधिक है और इसमें ये जल भाग अधिक है, ठीक है। तो वर्षा इस जल वाले भाग में अधिक होना चाहिए, स्थल वाले में कम होना चाहिए, ठीक। लेकिन फिर भी दोनों गोलार्धों में वर्षा की औसत समानता पाई जाती है, जिसका मुख्य कारण ये है कि जो आपकी डोलड्रम की पेटी है, ठीक है, वो हमेशा भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थापित होती है। और जब भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थापित है, इसका मतलब यहाँ पर वर्षा अधिक हो रही है, और जो वर्षा ये अधिक हो रही है, यही वर्षा क्या कर रही है, यहाँ पर होने वाली अधिक वर्षा को मैनेज कर लेती है, ठीक। अगली जो विशेषता वो क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में 0 से 10 अक्षांश के मध्य सामान्य नियम के अपवाद रूप में वृष्टि का वार्षिक औसत महासागरों की अपेक्षा स्थल खंडों के ऊपर अधिक होता है, ठीक है। जो हमने अभी आपको बताया उसका मुख्य कारण क्या है, आपकी डोलड्रम की पेटी उत्तरी गोलार्ध में स्थित होना। अब देखते हैं वृष्टि की प्रवृत्ति, ठीक है, रिजीम ऑफ प्रिसिपिटेशन, वृष्टि की प्रवृत्ति क्या है। तो वृष्टि के मौसमी वितरण को जलवायु विज्ञान में वृष्टि की प्रवृत्ति कहा जाता है, कि हर मौसम में किस प्रकार की वर्षा हो रही है, उसी को वृष्टि की प्रवृत्ति कहा जाता है। वायुदाब पेटियों तथा नियत वायु पवनों की पेटियों का मौसमी स्थानांतरण वृष्टि के मौसमी वितरण पर प्रभावकारी नियंत्रण रखता है, ठीक। कौन कौन सी, वायुदाब पेटी और नियत वायु पवनें, ठीक है। इनका जो मौसमी परिवर्तन होता है वो क्या करती हैं, वृष्टि के मौसमी वितरण पर नियंत्रण रखती हैं, ठीक। अब वृष्टि का वार्षिक विभेद देखते हैं क्या क्या है, कि मौसम में किस प्रकार की स्थिति पाई जाती है, ठीक है। तो हार्विट्ज और ऑस्टिन ने वृष्टि के वार्षिक विभेद को 6 प्रमुख प्रकारों में विभक्त किया है। पहला क्या है, भूमध्य रेखीय विभेद। भूमध्य रेखीय विभेद क्या है, भूमध्य रेखीय पेटी में बसंत समाहर्निश और शरद समाहर्निश के ठीक बाद वृष्टि की उच्चतम सीमाएं अंकित की जाती हैं। जैसे बसंत ऋतु समाप्त हो और शरद ऋतु समाप्त हो, उसके जस्ट बाद क्या है, वर्षा की उच्चतम सीमा अंकित की जाती है। दूसरी ओर शिशिर एवं ग्रीष्म अयनांत के ठीक बाद भूमध्य रेखीय प्रदेशों की वृष्टि अल्पतम होती है, ठीक है। बसंत और शरद के बाद क्या है, वर्षा अधिक हो रही है, और शिशिर और ग्रीष्म अयनांत के बाद वर्षा क्या हो रही है, सबसे कम हो रही है। ये इसकी क्या भूमध्य रेखीय स्थिति है, ये मौसम के परिवर्तन की से किस मौसम में वर्षा अधिक है, किस मौसम में वर्षा कम है। दूसरा क्या है, उष्णकटिबंधीय विभेद। उष्णकटिबंधीय विभेद में क्या है, उष्णकटिबंधीय पेटी में जब सूर्य की खमध्य स्थिति होती है, तो उसके कुछ दिनों बाद, खमध्य स्थिति क्या है, जब सूर्य क्या है उसके बीचों बीच स्थिति में स्थापित है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो आपको उष्णकटिबंध में जब सूर्य एकदम मध्य स्तर पर है, तो उसी को खमध्य स्थिति कहा जाता है, ठीक है। तो उसके कुछ दिनों बाद क्या होता है, वर्षा की अधिक मात्रा प्राप्त होती है। खमध्य स्थिति के बाद ही वर्षा की अधिक मात्रा प्राप्त होती है। इस पेटी में वर्ष में केवल एक बार अधिकतम वृष्टि होती है, और उस समय डोलड्रम इस क्षेत्र के निकटतम होता है। अर्थात जब 21 जून का समय आता है, तो डोलड्रम की पेटी क्या होती है, आपके उष्णकटिबंध में होती है। डोलड्रम की पेटी जब उष्णकटिबंध में आती है, तो यहाँ पर वर्षा अधिक होती है, ठीक है। अगली स्थिति क्या है, किंतु उष्णकटिबंध में ऐसे क्षेत्र जहाँ महासागर की ओर से आने वाली सन्मार्गी पवनों के मार्ग में किसी पर्वत द्वारा अवरोध उपस्थित किया जाता है, शीतकाल में ही अधिकतम वृष्टि प्राप्त हो जाती है, ठीक है। ये भी आपकी क्या है, एक विशेषता है कि अगर कहीं पर उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है उसमें सन्मार्गी पवन यहाँ पर आ रही है, ठीक है, और वहीं पर कोई पर्वत आ गया है, जैसे सन्मार्गी पवन क्या कर रही है, महासागर की ओर से आ रही है, यहीं पर पर्वत है आपका, तो ये यहीं पर अधिक वर्षा कर देगी शीतकाल में भी, ठीक है। तो शीतकाल में ही अधिकतम वृष्टि प्राप्त हो जाती है। अगला क्या है, मानसूनी विभेद। मानसूनी क्षेत्र विभेद में क्या है, मानसूनी जलवायु वाले प्रदेशों में वृष्टि का जो मौसम होता है वो मौसमी परिवर्तन विशेष रूप से दृष्टिगोचर होता है। मानसूनी प्रदेशों में मौसमी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। ग्रीष्म ऋतु में पवन धाराएं महासागरों की ओर से चलती हैं, जो उष्णार्ध होने से क्या होती हैं, भारी वर्षा किया करती हैं। गर्मी के मौसम में क्या होती है, हवाएं जो होंगी वो महासागर से महाद्वीप की ओर, ठीक है, महासागर से महाद्वीप की ओर जब आएंगी तो ये उष्ण और आर्द्र होंगी, और महाद्वीपों पर आकर ये वर्षा कर देंगी, ठीक। इसके विपरीत शीत ऋतु में क्या होता है, महाद्वीपों से महासागर की ओर शीतल और शुष्क पवनें चलने लगती हैं, जिससे अधिकांश क्षेत्र क्या हो जाते हैं, सूखे हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है और शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है। अब देखते हैं भूमध्य सागरीय विभेद क्या कहता है। तो जो आपका भूमध्य सागरीय विभेद है वो कहता है उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी के मौसमी स्थानांतरण के कारण
जो आपकी उच्च वायुदाब पेटी है वो क्या है 30 अंश से 35 अंश की जो पेटी है ये क्या होती है मौसम के परिवर्तन के साथ जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो क्या होती है भाई जो आपकी पेटी है ठीक 30 अंश से 35 अंश वाली जो पेटी है ग्रीष्म ऋतु में ये ऊपर चली जाएगी और शीत ऋतु में ये नीचे चली जब ये ग्रीष्म ऋतु में 35 से 40 पहुंच जाएगी और शीत ऋतु में क्या होगी 25 से 30 आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है परिवर्तन होता रहता है। इसी परिवर्तन के माध्यम से क्या होगा ये ग्रीष्म ऋतु में क्या होगी सन्मार्गी हवाओं की पेटी में और शीत ऋतु में पछुआ पवन की पेटी में आ जाते हैं और इस भाग में शीतकाल में वृष्टि होती है तथा ग्रीष्म ऋतु क्या होती है शुष्क होती है। ग्रीष्म ऋतु शुष्क क्यों होगी क्योंकि भाई पश्चिमी हिस्सा है और पूरब से आ रहे पश्चिम में आते आते सारी वर्षा कर देगी तो यहाँ पर जो वर्षा होगी वो पश्चिमी शीत ऋतु में ही होगी ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होगी क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में किस पेटी में ये व्यापारिक पवनों की पेटी में और शीत ऋतु में ये पछुआ पवनों की पेटी में और वर्षा जो होगी वो पछुआ पवनों से ही होना है। ठीक है, अगला जो है आपका महाद्वीपीय विभेद। महाद्वीपीय विभेद क्या कहता है आपका इस प्रकार की जो प्रवृत्ति वाली पेटी में महाद्वीपों के भीतरी भागों में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वृष्टि होती है और शीतकाल में वर्षा क्या होती है कम होती है। अगर कोई महाद्वीप का आंतरिक हिस्सा है तो यहाँ पर जो वर्षा होगी वो ग्रीष्म काल में ही होगी क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा होगी वो संवहनीय वर्षा के रूप में होनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जब तापमान अधिक होगा तो अधिक तापमान के कारण जलवाष्प ऊपर जाएगा और वहीं पर संघनन होकर नीचे बारिश होगी तो ये स्थिति कब होगी ग्रीष्म काल में ही होगी शीतकाल में ये स्थिति नहीं आएगी। अगला क्या है आपका सागरीय विभेद। ठीक है, सागरीय विभेद क्या कहता है महासागरीय प्रभाव वाले प्रदेशों में महासागरों तथा उससे संलग्न तटवर्ती क्षेत्रों में शीत ऋतु के पूर्वार्ध में सबसे अधिक वर्षा और शीत ऋतु में विभिन्न वायु राशियों के तापमान वायुदाब एवं घनत्व में विषमता के कारण चक्रवातों की उत्पत्ति अधिक होती है। मतलब जो वर्षा होगी वो कब होगी शीत ऋतु के पूर्वार्ध में। शीत ऋतु अगर ये इसको मान लिया जाए शीत ऋतु इसका जो पहले वाला आधा हिस्सा है ठीक है शीत ऋतु 4 महीने का है तो आरंभ के 2 महीने में वर्षा अधिक होगी। यही क्या है शीत ऋतु का पूर्वार्ध है। अब उसके बाद क्या कहा गया है शीत ऋतु में विभिन्न वायु राशियों के तापमान वायुदाब और घनत्व में विषमता के कारण चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा चक्रवातों की उत्पत्ति होगी जब तापमान में परिवर्तन होगा वायुदाब में परिवर्तन होगा घनत्व में परिवर्तन चक्रवात उत्पन्न होंगे और चक्रवात के कारण से भी यहाँ पर वर्षा हो जाएगी। ठीक, अब देखते हैं वृष्टि की परिवर्तनशीलता। ठीक है, वृष्टि की परिवर्तनशीलता क्या कहती है तो वृष्टि जो होती है प्रतिवर्ष वृष्टि की वास्तविक मात्रा में प्रसामान्य से कुछ अंतर आ जाता है जाना स्वाभाविक होता है। इसी अंतर को क्या कहा जाता है वृष्टि की परिवर्तनशीलता कहते हैं। अर्थात जैसे सामान्यता मान लीजिए आप क्या है आपने तय किया है कि यहाँ पर 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है लेकिन किसी वर्ष 180 सेंटीमीटर हुई किसी वर्ष ये 210 सेंटीमीटर हो गई तो यही जो अंतर आ रहा है इसी को क्या कहा जाता है वृष्टि की परिवर्तनशीलता कहा जाता है। ट्रेवार्था के अनुसार क्या है 35 या इससे अधिक वर्षों तक किए गए निरीक्षण के आधार पर निकाले गए वृष्टि के औसत से विचलन को ही वृष्टि की परिवर्तनशीलता कहते हैं। ठीक है, ट्रेवार्था क्या कहते हैं 35 वर्षों तक हमने परीक्षण किया जितनी वर्षा हुई उसका हमने औसत निकाला। मान लीजिए किसी वर्ष 180 फिर 200 190 210 इस प्रकार हमने औसत निकाला 200। ठीक, जब हमने 200 औसत निकाला तो उससे जितना जो विचलन मिल रहा है वही क्या कहती है वृष्टि की परिवर्तनशीलता कहलाती है। पेटरसन ने भी कहा है माध्य और माध्य से सभी विचलनों के माध्य के अनुपात को परिवर्तनशीलता कहते हैं। कहने का तात्पर्य है जो आपने समांतर माध्य निकाला है ठीक उससे जो सभी विचलन है जितना विचलन निकाला गया उसका जो माध्य निकाला जाएगा वो जो इतना अंतर आएगा वही क्या कहलाएगा आपका परिवर्तनशीलता कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक नोट लिखा हुआ है स्पष्ट है कि परिवर्तनशीलता और विश्वसनीयता में विपरीत संबंध होता है। अर्थात विश्वसनीयता जो होती है वो परिवर्तनशीलता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब बात की जाए कृत्रिम वर्षा की। कृत्रिम वर्षा किसे कहते हैं? ठीक है, तो ये ज़बरदस्ती कराने वाली वर्षा है। कृत्रिम का मतलब है ज़बरदस्ती। कृत्रिम वर्षा उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा विशेष प्रकार के मेघों को कृत्रिम उपायों से संतृप्त करके वर्षा कराई जाती है। ठीक है, कृत्रिम वर्षा को मेघों का कृत्रिम बीजारोपण भी कहा जाता है। भाई वायुमंडल में आपके विभिन्न प्रकार के मेघ हैं, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सभी मेघ क्या करें वर्षा करें।
और ये वर्षा तब करेंगे जब ये क्या हो, आपस में इतने बड़े हो जाएं मिल करके कि वायुमंडल में स्थिर ना रह पाएँ। ठीक, और जब वायुमंडल में स्थिर नहीं रह पाएंगे इसका मतलब यहाँ पर ये क्या होंगे, संतृप्त होने चाहिए। और संतृप्त कब होंगे, जब ये आपस में मिलेंगे, ठीक है, या जब इनके भार में वृद्धि होगी, ठीक है, जब संघनन होगा। और ये क्रिया कब होगी, जब इनमें आपस में संघनन के गुण पाए जाएंगे। ठीक, तो सभी मेघों में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। तो किया क्या जाता है, इन मेघों में कुछ आपकी जो विधियाँ जैसे शुष्क हिमचूर्ण विधि है, इसमें कुछ जो है हिम क्रिस्टल, शुष्क हिम क्रिस्टल इसमें बादलों में भेज दिए जाते हैं, जिसके आसपास अन्य क्रिस्टल आकर एकत्रित होने लगते हैं। और जब एकत्रित हो जाएंगे इनका भार बढ़ने के कारण ये नीचे क्या करेंगे, वर्षा कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसकी विधियाँ कौन कौन सी हैं। पहली क्या है, शुष्क हिमचूर्ण विधि। इसका जो प्रारंभ है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सन 1946 से होता है, जबकि विंसेंट जे शेफर तथा इरविंग लैगम्यूर नामक दो अमेरिकी वैज्ञानिकों ने जनरल इलेक्ट्रिक लेबोरेटरी न्यूयॉर्क में प्रयोग द्वारा सिद्ध कर दिखाया कि कुछ विशेष प्रकार से मेघों का परिमार्जन किया जा सकता है। ठीक है, इसमें किया क्या जाता है, जो आपका हिम है, जो आपके बादल हैं, इन बादलों में नीचे से, ठीक है, कुछ आपके क्या किए जाएंगे, बर्फ़ के टुकड़े इसी में भेज दिए जाएंगे। और वो बर्फ़ के टुकड़े क्या करेंगे, एक नाभिक का काम करेंगे, जिसमें सभी, जिसके आसपास आकर सभी एकत्रित होने लगेंगे। और जो सब एकत्रित हो जाएंगे, आप इससे पीछे वर्षण का सिद्धांत पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो दो सिद्धांत, एक संलयन सिद्धांत है, एक आपका हिम क्रिस्टल सिद्धांत है। तो ये आपका शुष्क हिमचूर्ण विधि क्या है, ये हिम क्रिस्टल सिद्धांत पर कार्य करेगी। अभी इस हिम के चारों ओर क्या होंगे, सब आकर एकत्रित होने लगे, हिम के रूप में बदलेंगे, नीचे जब गिरेंगे गलेंगे, गलने के बाद वर्षा कर देंगे। दूसरी जो विधि वो क्या है, रजत आयोडाइड विधि। इस विधि में क्या किया जाता है, इसकी खोज सन 1946 में एक अन्य अमेरिकी वैज्ञानिक बी वान गुप्त ने की। ठीक है, इनकी खोज यह थी कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, -5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर रजत आयोडाइड के अति सूक्ष्म कण ऐसे नाभिकों का कार्य करते हैं जिन पर हिम निर्माण हो सकता है। जो आपका रजत आयोडाइड एक क्या होता है, आपका धातु है, यदि इसको वायुमंडल में भेज दिया जाए और उसका तापमान क्या किया जाए, -5 डिग्री सेंटीग्रेड हो, इससे कम तापमान पर इसको अगर भेज दिया जाएगा तो ये हिम क्रिस्टल का कार्य करेगा। ठीक है, और इसी के आसपास सभी क्या होंगे, जो आपके कण हैं वो आकर एकत्रित होने लगेंगे और इसके माध्यम से संघनन होगा और संघनन के माध्यम से वर्षा हो जाएगी। ठीक, और एक और विधि है बोवेन सिद्धांत जिसे कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है, इस विधि में आवर्षीय मेघों में जल की कुछ बड़ी बूंदों का छिड़काव कर दिया जाता है। ठीक है, जिनका व्यास लगभग 50 माइक्रोन होता है और जिसके कारण संलयन होकर वर्षा हो जाती है। भाई क्या चाहिए आपको, कोई ऐसा कण चाहिए बारिश के लिए जो क्या करे, आसपास के जो जलवाष्प हैं उनको एकत्रित कर सके। अब जब आप क्या करेंगे, जल की बूंदों का जिसका व्यास क्या है 50 माइक्रोन, इसको भेज देंगे तो ये क्या करेगी, ये आसपास के जो आपके जलवाष्प है उसको अपने में संघनित कर लेगी और संघनित करके ये क्या करेगी, वर्षा कर देगी। संलयन सिद्धांत आप पढ़ें, सेम उसी पर ये कार्य करता है। संलयन सिद्धांत में क्या है, बड़ी बूंदें छोटी बूंदों को एकत्रित कर रही हैं और बाद में संलयित होकर नीचे वर्षा कर दे रही हैं। ठीक, तो ये रहा आज का वीडियो हम लोगों का। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। लेकिन वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।